प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आरबीआई ने आज रेट कट कर दिया है और जब भी रेट कट होता है वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है और जनरली स्टॉक मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि स्टॉक मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है। अक्रॉस लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी आपको कोई खास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगा। एटलीस्ट जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तब तक का तो बिल्कुल यही न्यूज़ है। इस वीडियो में हम आरबीआई पॉलिसी को डिटेल में जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं ले पा रहा है और साथ ही आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज भी हैं, उन क्वेरीज को भी, रेलिवेंट क्वेरीज को भी आंसर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे लोग जो कि रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को आप मिस नहीं करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडियन स्टॉक मार्केट का देख ही लेते हैं ना, परफॉर्मेंस चल क्या रहा है एक्चुअली। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रहा है ना। मतलब सभी जगह या तो फ्लैट है या डाउन है, निगेटिविटी है। थोड़ा बहुत आपको ना कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है और रियलिटी ऑटो थोड़ा बहुत ऊपर है। मतलब पता नहीं क्लोजिंग में क्या होगा, बट जब रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी वहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऑफकोर्स आगे वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि बाहर कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स जो भी आरबीआई का रेट कट हुआ है उसे पॉजिटिवली नहीं ले पा रहा है। तो वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ नेगेटिव आपको दिखेगा नहीं। मतलब एशियन मार्केट्स देखेंगे तो या तो फ्लैट है या फिर डाउन है। हांगकांग और चाइना का मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों तक बंद था ना, तो खुला है तो थोड़ा वहाँ पॉजिटिविटी आया है। यूएस का मार्केट देखेंगे तो वो भी या तो डाउन है या थोड़ा बहुत ऊपर है। कोई खास ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव न्यूज़ है वहाँ भी। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। प्री मार्केट में भी फ्लैट है यूएस मार्केट, वहाँ कुछ खास हो नहीं रहा है। यूएस का 10 ईयर जीसेक अगर आप देखेंगे तो घटा है ना, पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। 4.4% के आसपास आ गया, 4.5 के आसपास ये चल रहा था। तो वहाँ पे ट्रम्प का अगेन बोलना है कि भाई हमें 10 ईयर जीसेक का जो यील्ड है उसे भी कम करना है, तो उसका पॉजिटिव असर पड़ा है, इसीलिए कम हो गया है। और गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड तो ठीक ठाक चल रहा है। मैंने आपको बताया था ना, जब तक प्रॉब्लम चलेगा गोल्ड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा वर्ल्ड में। देखिए ट्रम्प आगे क्या क्या करते हैं, उस पर ही गोल्ड का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। ऑयल भी देखिए पॉजिटिव है ना, मतलब 75 से नीचे ही है, तो ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं वर्ल्ड मार्केट्स में। मतलब ठीक ठाक चल रहा है। और डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो 108 से नीचे है। हमारे देश का अगर आप 10 ईयर जीसेक देखेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ भी निगेटिविटी है। 10 ईयर ऊपर गया है, 6.8% से भी ऊपर चला गया है। तो स्टॉक मार्केट ने भी पॉजिटिवली नहीं लिया है। 10 ईयर जीसेक में भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो ओवरऑल देखिए, मतलब निगेटिविटी है। तो रेपो रेट कट का कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं भाई रेपो रेट होता क्या है ना, वैसे लोगों को जिनको आइडिया नहीं है। तो देखिए, जो बैंक्स होते हैं ना, उनके यहाँ कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है, कभी उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो जब वो पैसा उनके पास ज़्यादा हो जाता है तो वो पैसा, कुछ पैसा वो आरबीआई के पास रख देते हैं, ठीक है। और पैसा जब उनके पास शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कम हो जाता है तो आरबीआई से वो पैसा लेते हैं कि भाई मुझे अर्जेंटली थोड़े पैसे की ज़रूरत है, आरबीआई से। रेपो रेट 6.5% था, जिसमें से 25 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.25% घटा दिया गया। तो अब रेपो रेट हो गया 6.25%, ठीक है। तो रेपो रेट घटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, रेपो रेट को बढ़ाकर या घटाकर आरबीआई सिग्नल देता है मार्केट को, बैंक्स को, कि आपको क्या करना है। बैंक जब पहले आरबीआई से पैसा ले रहे थे तो आरबीआई 6.5% चार्ज कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जब वो पैसा लेने जाएंगे आरबीआई के पास तो सिर्फ 6.25% ही आरबीआई चार्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ईजी लिक्विडिटी ना। आरबीआई अब सस्ते रेट पे लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है बैंक्स को। तो इससे सिग्नल मिल रहा है कि भाई अब आप लोग भी जो लोन दे रहे हो, जो रेट पे लोन दे रहे हो, उसे सस्ता करो, इंटरेस्ट रेट कम करो। और आपको पता है बहुत सारे हाउसिंग लोन्स ना, बहुत सारे बैंक्स का हाउसिंग लोन जो है वो रेपो रेट से लिंक्ड है।
तो जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट घटाया उसी तरह से आपका, अगर आपका बैंक का लिंक्ड है रेपो रेट से, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी कम हो चुका होगा, ठीक है, तो इमीडिएटली कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बताया था ना, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे की वीडियो में बताया था इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसे आप पॉजिटिवली लें। आप जान लेते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट करने का डिसीजन क्यों लिया। तो बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न, इसके बारे में हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन कम हो रहा है, खासकर फूड इन्फ्लेशन उन्होंने बोला है क्लियरली कि अब तेज़ी से कम हो रहा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा कम होगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो ग्रोथ है वहाँ पे कमी आ रहा है। पता है हमें जीडीपी ग्रोथ रेट तो कम हो रहा है। तो ये 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो ग्लोबली अगर आप देखें तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा वोलाटाइल इन्वायरमेंट है। तो ऑल्दो हमने कम किया है, लेकिन उन बाहर क्या चल रहा है उस पर भी हमें नज़र रखना होगा, क्योंकि उसका काफ़ी हद तक असर इंडियन इकनॉमी पे भी पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने आईएमएफ का भी, अगर उनका फुटनोट चेक करेंगे ना, तो आईएमएफ का उन्होंने प्रोजेक्शन दिखाया है कि जो ग्रोथ रेट उन्होंने बोला है ना, पहले वर्ल्ड का एवरेज ग्रोथ रेट हुआ करता था 3.7%। 2000 टू 2019 का एवरेज ग्रोथ 3.7% वर्ल्ड का एज पर आईएमएफ, जो कि अब 2025 और 26 में बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ होगा ओवरऑल एवरेज ग्रोथ वो 3.3% होगा। तो बहुत कम हो गया है वर्ल्ड का एवरेज ग्रोथ। हाँ, तो उसका ऑफ कोर्स निगेटिव असर इंडियन ग्रोथ पे भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा आप देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ पे भी पहले के मुकाबले काफ़ी कमी आया है। और करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बोल रहे हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहेगा, ठीक है, जो कि ऑफकोर्स बहुत कम है ना। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8.2% था, तो 8.2% से 6.4% बहुत कमी आया है। रुपी पे भी उन्होंने कमेंट किया है कि भाई रुपी, जब यूएस में अनाउंसमेंट हुआ था प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मतलब कौन जीता है, ट्रंप का अनाउंसमेंट हुआ, उस समय से अभी तक रुपी 3.2% से डिप्रिसिएट कर चुका है। बड़ा डिप्रिसिएशन है। लेकिन इसी पीरियड में डॉलर भी अगर आप देखें, डॉलर इंडेक्स वो 2.4% से अप्रिसिएट किया है। मतलब वो कोरिलेट करना चाहते हैं कि देखो भाई डॉलर अप्रिसिएट कर रहा है, इसीलिए रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा पॉजिटिव उनका बोलना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रहा है। तो वहाँ पे नेचुरली मानसून अच्छा हुआ है। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी ना, खरीफ फसल अच्छा हुआ है, रबी का सोइंग अच्छा, वहाँ भी उम्मीद है कि अच्छा होगा। पानी का जो लेवल है सभी जगह अच्छा खासा है, तो मतलब आगे भी जो इरिगेशन होता है उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनका बोलना है कि देखिए रिकवरी दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग में भी, और इस साल के सेकंड हाफ से अच्छा खासा रिकवरी दिखने लगेगा। तो ये भी पॉजिटिव उन्होंने दिया है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी उन्होंने बोला है कि माइल्ड रिकवरी दिख रहा है। सेकंड क्वार्टर में बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन अब उनका बोलना है माइल्ड रिकवरी दिख रहा है, उससे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पॉजिटिविटी मिलेगा। माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है सेकंड क्वार्टर ना बारिश होता है तो ये सब जनरली डाउन एंड आउट हो जाते हैं। माइनिंग में प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिसिटी सब थोड़ा डाउन होता है। लेकिन उनका बोलना है कि नहीं भाई, अब वो सब सेकंड क्वार्टर के बाद थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स यहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। डिमांड साइड अगेन रूरल तो अच्छा चल रहा है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन अर्बन में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो एक इशू है। प्लस उन्होंने यूनियन बजट को भी रेफ़र किया है कि भाई टैक्स रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के जो कंडीशंस हैं पहले के मुकाबले वहाँ भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी अच्छा खासा दिख रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है ना उसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बोल रहे हैं कि भाई जो प्रॉब्लम था वो जा चुका है, उस तरह का प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में नहीं आएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा इकोनॉमी में। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो जीडीपी ग्रोथ वो बोल रहे हैं 6.7% बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर बोल रहे हैं 6.7%, सेकेंड क्वार्टर 7%, थर्ड क्वार्टर 6.5% और फोर्थ क्वार्टर 6.5%। सो ओवरऑल पूरे साल का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 6.7% का ग्रोथ देख रहे हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स हमें S&P का फोरकास्ट देख लेना चाहिए ना, ये नवंबर 2024 का उनका फोरकास्ट है। S&P यूएस की कंपनी है, रेटिंग एजेंसी, वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है इसको। तो उसका इंडिया का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 25 का 24-25 6.8%, 25-26 के लिए 6.7% और 26-27 के लिए 6.8% और 27-28 के लिए 7%। तो मतलब 7% के आसपास का मतलब
मीडियम टर्म में एटलीस्ट दिख रहा है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, जो कि वर्ल्ड के ग्रोथ से अगर आप कंपेयर करें, इवन मेजर इकोनॉमीज़ के साथ भी कंपेयर करें, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करें, तो रिलेटिवली स्टैंड अलोन तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं है, हमारा घट रहा है, लेकिन ओवरऑल रिलेटिवली देखेंगे तो आप अच्छा ग्रोथ है, बुरा ग्रोथ नहीं है। इन्फ्लेशन फ्रंट पे वो बोल रहे हैं कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर का 4.8% रहेगा एवरेज इन्फ्लेशन, लेकिन फोर्थ क्वार्टर जो कभी चल रहा है उसमें इन्फ्लेशन 4.4% हो जाएगा। बहुत अच्छा खबर है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बोल रहे हैं 4.2% का इन्फ्लेशन रहेगा। गुड न्यूज़। 4.2 इन्फ्लेशन मतलब कि आप और भी ज़्यादा रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4.2% इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें 1.25% का अगर डिफरेंशियल रखना है रेपो रेट और इन्फ्लेशन के बीच, तो अबाउट यहाँ से 75 बेसिस पॉइंट रेट कट और एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो 25 तो गिवन है और 25 बेसिस पॉइंट तो शायद अप्रैल में हो जाए। उसके बाद का रेट कट काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा यूएस में क्या चल रहा है, उसका जो 10 ईयर जीसेक है कहाँ मूव कर रहा है, वहाँ कोई रेट कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका इन्फ्लेशन कैसा है, डॉलर इंडेक्स कहाँ जाता है, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो यानी उसके बारे में आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। और करेंट अकाउंट डिफिसिट भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है ना, हमारा 1.3% से 1.2% आ गया है ऑफ जीडीपी, जो कि अच्छा है। उसके बाद एज़ पर वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है ना, हमारे यहाँ जो रेमिटेंस है 2024 में वो सबसे हाईएस्ट था। ये फिगर मैंने कुछ समय पहले आपको दिखाया भी था, 129 बिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा हमारे यहाँ आया था पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद एज ऑन 31 जैन में अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स देखेंगे तो 630 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, और इतना ज़्यादा है कि 10 मंथ्स का जो इम्पोर्ट है हमारा उससे हम कवर कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम कंफर्टेबल हैं। तो देखिए ओवरऑल मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो नेगेटिविटी था ना वो जा चुका है, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिविटी आ रहा है। ऑफ कोर्स जादू एक्सपेक्ट ना करें, जो भी होगा धीरे धीरे होगा। इम्प्रूवमेंट आ रहा है इकोनॉमी में, और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लोन रेट, एफडी रेट, तो लोन तो देखिए अब यहाँ से आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का रेपो रेट से लिंक्ड है ऑलरेडी, आप देखेंगे इमीडिएटली कम होने लगेगा। एफडी रेट इमीडिएटली नहीं घटेगा, कुछ महीनों तक एफडी रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर ही होगा, लेकिन हाँ आने वाले कुछ महीनों में एफडी रेट में भी धीरे धीरे कमी आएगा, ठीक है। ऐसे देखें तो यहाँ से अगर अप्रैल में एक और रेट कट हो जाता है तो ऑफकोर्स हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ना, मतलब जो लोन हमने लिया है उसमें बिल्कुल आपको दिखने लगेगा कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे वहाँ कमेगा। एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंज्यूमर गुड सेल्स का डेटा अगर आप देखेंगे ना, तो वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों में अच्छा खासा तेज़ी आया है। मतलब वैल्यू ग्रोथ तो 10.6% से बढ़ा है लेटेस्ट क्वार्टर में, ठीक है, मतलब लास्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में। और वॉल्यूम ग्रोथ में भी तेज़ी आया, 7.1% से बढ़ा है। वॉल्यूम ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो भी बिल्कुल आप देखें तो दोनों जगह इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है ना, रूरल एरिया अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ 9.9% रहा है, 5% पहले था। और मतलब ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 2023 के थर्ड क्वार्टर में सिर्फ 5% था, जो कि बढ़कर 9.9% हो गया, डबल हो गया। इसके बारे में तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं ना कि वहाँ तो भाई अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया। अर्बन घट गया है, अर्बन पहले था 7.5% का ग्रोथ, वो घटकर 5% हो गया है। ऑटो सेल्स का डेटा बहुत अच्छा आया है जैन मंथ का ना, मतलब FADA दैट इज़ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट से ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो टू व्हीलर में ग्रोथ आया है 4.2% के आसपास ईयर ऑन ईयर जैन मंथ का, 3 व्हीलर में 6.8% और पैसेंजर व्हीकल में 15.5% के आसपास, ट्रैक्टर्स में 5% और कॉमर्शियल व्हीकल में 8.2% के आसपास। तो देखिए मार्केट हम पहले से भी डिस्कस कर रहे थे कि Q2 के बाद इंप्रूवमेंट आएगा, Q3 में इंप्रूवमेंट आएगा, Q4 में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करने लगेंगी और दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने ना 10 ईयर 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसका आने वाले सालों में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपको यही ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं भी जा सकता है, 100% लक है, वहाँ कोई दिमाग नहीं चलता है, ठीक है, कहीं भी कोई न्यूज़ होगा मार्केट ऊपर नीचे होगा। लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म
इकोनॉमी फ्रंट पे अगर आप देखें तो चीज़ें सभी कुछ पॉजिटिव लग रही हैं। बजट पॉजिटिव था, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। आज का जो आरबीआई का पॉलिसी है वो भी सही डायरेक्शन में है, रेट कट स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। तो ओवरऑल और जो डेटा भी, कुछ डेटा मैंने आपको दिखाया ना, वहाँ भी पॉजिटिविटी दिख रहा है। कंजम्पशन धीरे धीरे पिकअप पकड़ेगा इंडिया में, ठीक है। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि भाई सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो स्टॉक मार्केट निगेटिवली क्यों रिएक्ट कर रहा है ना, इसको तो थोड़ा पॉजिटिविटी शो करना चाहिए। उसका आंसर भी क्लियर है। देखिए, कुछ महीनों पहले ना, सितंबर लास्ट से इंडियन मार्केट्स में प्रॉब्लम शुरू किया। उससे पहले अगर आप मार्केट्स को देखें, कितना भी निगेटिव न्यूज़ आ जाए मार्केट ऊपर ही जाता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसको। अब क्या हो रहा है कि कितना भी पॉजिटिव न्यूज़ आप दे दो, मार्केट पे ज़्यादातर केस में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या तो फ्लैट रह रहा है या फिर नेगेटिव रह रहा है। स्टॉक मार्केट फिलहाल पॉजिटिवली रिएक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ठीक है। वैल्यूएशंस इंडिया में लार्ज कैप अच्छा है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन बाहर के मार्केट से अगर आप कंपेयर करेंगे हमारा वैल्यूएशन, तो लार्ज कैप भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बाहर के मार्केट से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यूएस का मार्केट सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, उसके बाद हमारा वैल्यूएशन आता है, ठीक है। तो वैल्यूएशन फ्रंट पे एफआईआईज़ के लिए कंफर्ट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी ठीक है, इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी तो नीचे है, कोई खास इंप्रूवमेंट है नहीं। जब होगा तो देखेंगे। उसके बाद वैल्यूएशंस तो अभी भी आपका ज़्यादा है। इतना वैल्यूएशन पे, इस फंडामेंटल पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एफआईआईज़ का ये मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद यूएस का प्रॉब्लम आ रहा है। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी हो चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका 10 ईयर जीसेक देखेंगे तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, अभी भी ऊपर है। उसके बाद इंडिया में जब इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो गए तो प्रॉब्लम क्या हुआ, इंटरेस्ट यूएस का अगर आप रेटिंग देखेंगे ना कंट्री का, ट्रिपल ए है या फिर डबल ए प्लस है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पास है वो। हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है इंडिया का वो ट्रिपल बी माइनस है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। तो बाहर से अगर कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएगा तो ऑफ कोर्स चाहिए कि भाई तुम्हारा जो रेटिंग है वो बहुत पुअर है, तो मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए। अगर तुम ज़्यादा नहीं दोगे तब तो मैं यूएस में इन्वेस्टमेंट करूँगा, वहाँ तो सेफ्टी है, ठीक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो एक तो पहले ही से थोड़ा कम था, अब और भी ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। ये देखिए आप, इंटरेस्ट रेट कट का मतलब हमारा जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो घट रहा है। तो इसके कारण एफआईआईज़ और भी ज़्यादा डरेंगे। और इससे भी बड़ा एक और नेगेटिव न्यूज़ क्या है कि भाई एक तो तुम्हारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, दूसरा तुम्हारा करेंसी भी गिर रहा है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मान लीजिए जीसेक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको मान लीजिए ना अभी 6.8% अगर आप दे भी रहे हो, तो उसमें से 3% तो ऐसा ही उड़ गया क्योंकि हमारा करेंसी डिप्रिसिएट कर गया। क्योंकि जब इसको कन्वर्ट करेगा डॉलर में, पैसा ले जाएगा, तो आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे। बोलेगा भाई तब तो मैं यूएस में ही इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, इंडिया में क्यों करूँगा। उसी तरह से स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, भाई यूएस का स्टॉक मार्केट भी अच्छा कर रहा है, वहाँ पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है, उसका डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, सभी चीज़ पॉजिटिव है। इंडिया में तुम्हारा स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। एक तो नेगेटिव रिटर्न, ऊपर से तुम्हारा रुपी भी डिप्रिसिएट कर रहा है, तो उसके बाद और भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न मुझे मिलेगा। तुम्हारा इंटरेस्ट रेट भी कोई खास नहीं है, ऊपर से तुम घटा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। शॉर्ट टर्म हिकअप्स, शॉर्ट टर्म में ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन अगेन शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं है कि आगे भी ये प्रॉब्लम बना रहेगा। देखिए यूएस भी अगर आप देखें ना, यूएस भी चाहता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट हो, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली ये टॉप पे ऑलरेडी जा चुका है, यहाँ से वहाँ भी एक्सपेक्ट करें कि धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम ही होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा तो यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। यूएस के लिए डॉलर का ज़्यादा स्ट्रांग होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप क्या चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इंपोर्ट को कम किया जाए यूएस में और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पे तो आपका जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ जा रहा है, और अगर डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ऑफकोर्स आपके एक्सपोर्ट्स के लिए ये अच्छा न्यूज़ नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा तो वहाँ पे आपका करेंसी है वो थोड़ा वीक होना चाहिए। तो ऑफकोर्स ट्रंप चाहेंगे कि भाई जो करेंसी भी हमारा तेज़ी से ऊपर जा रहा है उसको भी कंट्रोल में करें। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हैं जो कि यूएस ऑफकोर्स आने वाले दिनों में ध्यान देगा, और अगर इस पर यूएस ने ध्यान दिया और ये दोनों को कंट्रोल में लाया गया तो इंडिया के लिए या फिर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा होगा। यही मैं बता रहा हूँ, ये सब जो हो रहा है ना शॉर्ट टर्म हिकअप्स है। यूएस भी ट्राई करेगा इसको कंट्रोल करने का, और इंडिया का तो मतलब डायरेक्शन ठीक ठाक चल ही रहा है, आने वाले महीनों में रिजल्ट भी दिखने लगेगा। हमारे देश का फंडामेंटल जैसे जैसे इंप्रूव होगा, यूएस का जो डॉलर है थोड़ा वीक होगा, उसी तरह से उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा, तो आप देखेंगे जो एफआईआईज़ भाग रहे हैं
फिर से वापस आएंगे, क्योंकि ग्रोथ वाइज इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। ऑल्दो हमारा ग्रोथ घटा है, लेकिन इस तरह का ग्रोथ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और कंपनीज़ का जो प्रॉफिट ग्रोथ घटा है वो वापस आ रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे यहाँ भी कंपनीज़ का ग्रोथ इस साल तो मतलब निफ्टी 50 का शायद 5-6% का ही ग्रोथ रहेगा, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये भी बढ़कर ऑफकोर्स आप अबाउट 11-12% के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें भी तेज़ी आएगा थोड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो ओवरऑल ये सब पॉजिटिव न्यूज़ हैं। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पे इसे पॉजिटिवली ले। शॉर्ट टर्म मैंने हमेशा बताया, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप से रिलेटेड आप लोग का क्वेरीज आया था ना, तो देखिए मिड कैप स्मॉल कैप तो लास्ट ईयर से ही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के ना, पहले ही मैंने आप लोगों को सावधान किया था, देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गिरेगा। अभी भी वैल्यूएशन ज़्यादा है, अभी भी रिस्की है, लेकिन अगेन अगर कोई लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाता है, मिड कैप स्मॉल कैप तो मैंने हमेशा मेंटेन किया है ना कि भाई 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। लार्ज कैप फ्लैक्सी कैप के लिए 5 ईयर्स मिनिमम रखें, और मिड कैप स्मॉल कैप के लिए 10 ईयर्स, उससे कम में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है। तो अगर उस तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपने लिया, वहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला जीरो एक्सपोजर। जीरो एक्सपोजर वैसे इन्वेस्टर के लिए जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, काफ़ी कम, ठीक है। अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, रिस्क प्रोफाइल वाइज वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो ऑफकोर्स वहाँ मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर रखा जा सकता है, लेकिन 100% एक्सपोजर सही नहीं है, ठीक है। अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो इवन इफ अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म का है, फिर भी आपका जो मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर है लिमिटेड रखें। 20%, 30% इस तरह के रेंज में रखें ना। और बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं तो मे बी 40-50%। 100% तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, खासकर वैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि 100% स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कुछ महीनों के लिए। उसमें तो 100% है कि आपको प्रॉब्लम होगा, हमेशा ध्यान में रखें, ऐसी गलती कभी नहीं करें, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हो रहा है देन बिल्कुल अभी भी SIP में कहीं कोई हर्ज नहीं है। लमसम ना करें, वो तो डेडली हो जाएगा। मतलब हमेशा मैंने बताया, कल के वीडियो मैंने बताया, लमसम मिड कैप स्मॉल कैप में तो डेडली है वो, ठीक है। अभी भी और गिरावट आ सकता है। तो इस तरह से देखिए रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करें, एक पोर्टफोलियो डिसाइड करें, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कितना रखना है, इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, गोल्ड में कितना रखना है, एक डिसाइड करें रफली, ठीक है। और उसको फॉलो करें लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म तक बने रहें, एवरेज आउट करके रिटर्न्स ठीक ठाक आ जाएंगे। देखिए अगर बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे, गलती करेंगे, तो ऑफ कोर्स उसका तो दिक्कत होगा ना। कोई भी काम अगर आप बिना सोचे समझे कर देंगे तो वहाँ तो आपको प्रॉब्लम होगा ही। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी काम, इन्वेस्टमेंट के साथ भी वही एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाएं, दूसरों का सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं करें ना। सर एक स्टॉक का नाम बता दो, एक अच्छे म्यूचुअल फंड का नाम बता दो, ये सब करेंगे तो लॉन्ग टर्म आप मार्केट में नहीं टिकेंगे, अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाते रहें और धीरे धीरे जो भी सही प्रोसीजर है इन्वेस्टमेंट का उसको फॉलो कर इन्वेस्टमेंट करते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आप डेली बेसिस पे ना, मंडे टू फ्राइडे तो वीडियोज़ मोस्टली हम ट्राई करते हैं पब्लिश करने का, तो ये जो 20-30 मिनट का वीडियोज़ भी अगर आप रेगुलरली वॉच करेंगे ना, तो मार्केट का आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट ये काम आप कर लें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। सैटरडे है कल, तो मैं ट्राई करूँगा कल लाइव आने का 8 to 9 PM, रात में 8 से 9 बजे 1 घंटे का मैं लाइव आऊँगा। आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो उसको मैं आंसर करने का कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।